दो पड़ोसनों का कन्या पूजन। मुंबई शहर की एक सोसाइटी में रहने के लिए आई थी निशा। जैसे ही सामान उतरने लगा, सोसाइटी में पहली मंजिल पर रहने वाली कोमल की नजर निशा पर पड़ गई। निशा, निशा, इधर ऊपर। अरे कोमल, तू यहाँ? हाँ निशा, मैं तो यही रहती हूँ, रुक मैं नीचे आती हूँ। कोमल दौड़कर नीचे आती है और निशा को देखकर बहुत खुश होती है। कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे बता नहीं सकती इतने समय बाद तुझे देखकर मैं कितनी खुश हूँ। वैसे तू यहाँ कैसे? वो मैंने सामने जो बड़ा फ्लैट देख रही हो ना, खरीद लिया है, अब से हम यहीं रहेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों सहेलियां पड़ोसन बनकर रहेंगी। हाँ ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो कोमल, मुझे ना सामान उतरवाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूँ? चल ठीक है, फिर तू आराम से सामान रखवा ले। और हाँ, शाम का खाना मैं बना लूंगी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, थोड़ी देर में बच्चों के हाथ चाय भिजवाती हूँ। कहाँ फंस गई यार, इस कोमल को भी मेरी पड़ोसन बनना था, गवार कहीं की। निशा कॉलेज के टाइम से ही कोमल से नफरत करती थी। वजह थी कोमल का मध्यम वर्गीय होना, जबकि निशा बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। कोमल ने तो हमेशा से निशा को अपनी सहेली माना था, पर निशा के मन में कोमल के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। कुछ देर बाद कोमल निशा के लिए चाय भिजवा देती है। नमस्ते आंटी जी, मम्मी ने आपके लिए चाय भिजवाई है। आंटी जी, मम्मी कह रही थी आप ये समोसा भी खा लेना, हमारी सोसाइटी में जो हलवाई की दुकान है वहाँ के फेमस समोसे हैं। अरे वाह निशा, हमें तो इस सोसाइटी में घर लेने का बहुत फायदा हो गया है, तुम्हारी पड़ोसन तो तुम्हारी पक्की सहेली निकली। थैंक यू बच्चों। बच्चों अभी तुम दोनों जाओ, हमें बहुत सारा काम करना है, चाय और समोसे यहीं रख दो। ठीक है आंटी। निशा, बच्चे थोड़ी देर रुक जाते तो इसमें क्या हर्ज था, तुमने तो उनको आते वापस भगा दिया। हमारे लिए वो लोग चाय समोसे लेकर आए थे। कैसी बातें करते हो रजत, मैंने जो किया सही किया। अगर कोमल के बच्चों को एक बार आदत पड़ गई तो रोजाना हमारे घर ही आते रहेंगे। अब कोमल मेरी सहेली है, मैं उसके बच्चों को डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकती थी। एक बार मना कर दिया, बार बार नहीं आएंगे। चलो अब मुझे किचन समेटने दो। निशा को घर सेट करने में रात हो गई। बच्चे बार बार खाना मांग रहे थे, इसलिए निशा ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दिया, जबकि कोमल ने उसे पहले ही कह दिया था कि वो रात का खाना बना कर ले आएगी। अब कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। निशा अपने पति और बच्चों के साथ पिज्जा खा रही थी। लगता है तुम्हारी सहेली कोमल खाना लेकर आ गई, तुमने क्यों पिज्जा मंगवा लिया? अब उस बेचारी को कितना बुरा लगेगा। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, मैं उसे मना कर दूंगी कि अपना खाना वापस ले जाए। हमारा मन जो भी करे, हमारी मर्जी। निशा ने मुंह बनाते हुए दरवाजा खोला। सॉरी निशा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए भटूरे छोले बना रही थी। सोचा तुम इतने समय बाद मिली हो तो आज तुम्हारी पसंद के भटूरे छोले बना लेती हूँ। मुझे याद है कि तुम कॉलेज की कैंटीन से भटूरे छोले खाती थी, क्योंकि भटूरे छोले तुम्हारे फेवरेट थे। कोमल, समय के साथ मेरी पसंद बदल गई है, मुझे पिज्जा चाउमीन बर्गर ज्यादा पसंद है। भटूरे छोले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, फ्राइड होते हैं ना इसलिए। और हाँ, बच्चों ने भी पिज्जा ही खा लिया है, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। पर निशा, इतने सारे भटूरे छोले घर पर भी बहुत सारे रखे हैं। अच्छा ठीक है, तू रख जा, भूख लगेगी तो हम खा लेंगे, वरना कल गर्म करके सुबह में नाश्ते में सबको दे दूंगी। अब तो खुश हो ना? थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि तूने भटूरे छोले रख लिए। वैसे तुम लोग खाना खाओ, मैं चलती हूँ, बच्चों को और इनको खाना देना है। अगली सुबह जब कूड़े वाला कूड़ा लेने के लिए आया तो निशा ने सारे छोले भटूरे कूड़े की गाड़ी में डाल दिए। कोमल बालकनी से कूड़ा फेंकते हुए ये सब देख रही थी, उसका बहुत दिल दुखा। निशा ने सारे छोले भटूरे कूड़े में फेंक दिए। मैं उसके लिए कितने प्यार से बनाकर ले गई थी, पर उसने ऐसा क्यों किया होगा? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। हो सकता है छोले भटूरे रात के थे तो सुबह तक खराब हो गए होंगे। निशा भी तो थकी हुई है, फ्रिज में रखना भूल गई होगी। हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कोमल दिल की बहुत अच्छी थी, उसने अपनी सहेली निशा के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। कुछ दिनों बाद नवरात्रि व्रत प्रारंभ हुए। निशा सोसाइटी में नई थी, इसलिए उसे भी सोसाइटी में होने वाले माता के जागरण का न्योता आया। निशा, तुम सोसाइटी में नई आई हो। हमारी सोसाइटी में हर बार नवरात्रि में माता का जागरण होता है, इसलिए हम सब आज शाम होने वाले माता के जागरण के लिए इन्विटेशन देने आए हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब हम इस सोसाइटी का हिस्सा है तो हम तो जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच हमें इन्विटेशन देने के लिए। मैंने आपको कहा था ना, मेरी सहेली इन सब चीजों में बहुत आगे रहती है, ये बिल्कुल मेरी तरह है। सॉरी कोमल, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम अपना स्टेटस देखो और हमारा स्टेटस देखो, हम लोग बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम। निशा की बात सुनकर कोमल एक पल के लिए झेप गई। निशा समझ गई कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, फिर वो बात को घुमाने लगी। देखा आप सबने, मेरी सहेली कोमल के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए, कैसे रंग उड़ गया इसका। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। अब तू मेरी सहेली है तो तेरे साथ मजाक करना तो बनता है ना। अब तू मजाक कर रही थी निशा। कुछ भी कहो, तुम्हारी सहेली बहुत मजेदार है कोमल। निशा, शाम के जागरण के लिए तैयार रहना, सब मिलजुल कर माँ दुर्गा के नाम का भजन कीर्तन करेंगे। आप सबने कोई ड्रेस कोड रखा है क्या? मेरा मतलब है किसी एक टाइप की ड्रेस पहननी हो, जैसे कि लहंगा चोली या फिर बढ़िया सी साड़ी।
हाँ, हमने येलो कलर की साड़ियाँ डिसाइड की है। सब शाम को जागरण में येलो कलर के कपड़े पहन कर आएंगे। येलो कलर की साड़ी? अच्छा हुआ आपने येलो कलर डिसाइड किया। मैंने अभी कुछ दिन पहले 80,000 की नई साड़ी खरीदी थी। आज शाम को मैं वही पहन कर आऊंगी। निशा जानबूझकर कोमल को सुना रही थी कि वो कितने पैसे वाली है, पर उस समय कोमल चुप रही। सोसाइटी की औरतों को इतना आभास नहीं हुआ। शाम को सबने मिलकर माँ दुर्गा का जागरण किया। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन था, पर एक रात पहले निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका बीपी लो हो गया और उसे फीवर चढ़ गया। वो उठ भी नहीं पा रही थी। कोमल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो लग रहा था कि निशा अपने घर में कन्या पूजन की तैयारी कर रही है। फिर जब कोमल ने सारी तैयारी कर ली, तब उसे पता चला कि निशा बीमार है। सुनो, आप पूजा की तैयारी करो, मैं कन्याओं को लेकर आती हूँ। निशा के घर भी हो आती हूँ, बच्चों को भी ले आऊंगी और निशा से भी मिलाऊंगी। पता नहीं उसके यहाँ पर भी कन्या पूजन है, तो उसे कंजकों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। कोमल निशा के घर चली गई, पर जैसे ही वो निशा के घर पहुंची, उसने देखा निशा बिस्तर पर लेटी हुई है। उससे उठा भी नहीं जा रहा। अरे क्या हुआ निशा, तुम बिस्तर पर क्यों लेटी हुई हो? मुझे तो लगा तुम आज कन्या पूजन का प्रसाद बना रही होगी। नहीं कोमल, मुझे तो कल रात से बहुत बुखार है। बीपी लो हो गया था, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। वैसे तो हर बार मैं कन्या पूजन में हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाती हूँ, पर इस बार रह जाएगा। ऐसे कैसे रह जाएगा? मेरे होते हुए तुम्हारे घर कन्या पूजन ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रुको, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। भैया, आप मुझे बाजार से फल ला दो, मैं फल की कंजक बिठा देती हूँ। और प्रसाद तो मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है, हम दोनों परिवार मिलकर खा लेंगे। पर मेरी सहेली के हाथों कन्या पूजन जरूर होगा। हाँ कोमल भाभी, मैं अभी फल लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद निशा का पति फल और कंजकों को बांटने का सामान ले आया और फिर कोमल ने निशा को थोड़ा सहारा देकर बिठाया। उसने थाली में फल निकाले और निशा का हाथ लगवाया। माता रानी की पूजा आरती करके कोमल ने पहले कंजकों को अपनी सहेली निशा के घर बुलाया और वहाँ पर उन्हें फल का प्रसाद देकर उसके बाद अपने घर ले गई। निशा सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद कोमल ने अपने घर कंजके बिठाई और ढेर सारा प्रसाद निशा के घर पैक करके भी लाई। उस दिन निशा को एहसास हुआ कि उसकी सहेली कोमल दिल की कितनी अच्छी है, जबकि वो खुद अपनी सहेली कोमल को कितना नीचा दिखाती रही। निशा ने मन ही मन माँ दुर्गा से माफी मांगी और उस दिन के बाद उसने अपनी सहेली कोमल के लिए सारी ईर्ष्या और कड़वाहट निकाल दी और दोनों सहेलियों के बीच प्यार और दोस्ती का रिश्ता मजबूत हो गया। नूरपुर में शर्मिला और पूर्वी नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। शर्मिला का पति एक फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरी करता था, जबकि देवरानी पूर्वी के पति का खुद का कपड़ों का व्यापार था, जिस कारण देवरानी को खुद पर बड़ा घमंड था। साथ ही उसे अपनी अमीरी का भी घमंड था। गाड़ी में घूमना, बड़े घर में रहना, ये सब उसके शौक थे, जिस पर वो बड़ा इतराती थी। उसे गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी जेठानी शर्मिला गरीब घर की बहू थी और उसका पति भी कुछ खास नहीं कमाता था, जिस कारण उसकी जिंदगी गरीबी में कट रही थी। लेकिन अमीर देवरानी को अपनी गरीब जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपनी देवरानी के घर के कामों में बहुत मदद करती थी। एक रोज उसकी गरीब जेठानी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी जानबूझकर उसकी देवरानी अपने बड़े से घर से बाहर आती है। ओ गॉड, मेरा सर कितना दुख रहा है। अरे क्या हुआ पूर्वी, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, सुबह से सर बहुत दर्द कर रहा है। देखो ना जेठानी जी, अभी तक घर के सभी काम ज्यों के त्यों ही पड़े। सोचा था उनके ऑफिस जाने के बाद कर लूंगी, लेकिन तब तक सर में दर्द ही शुरू हो गया। अच्छा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारा सर दबा देती हूँ, उसके बाद घर के काम भी फटाफट निपटा दूंगी। ओह थैंक यू जेठानी जी। शर्मिला अपने घर के काम बीच में छोड़कर अपनी देवरानी के सर की मालिश करने लगती है, जिसके बाद वो उसके सारे घर का कामकाज भी कर देती है। अब थोड़ा सर ठीक हुआ। अच्छा जेठानी जी, फ्रिज में कल की सब्जी बची है, तो ले जाओ, आप आपके काम आएगी। अब हमारे यहाँ तो कोई बासी खाना खाता नहीं है। जेठानी ने फ्रिज में से बासी सब्जी ली और घर आ गई। फिर अपने घर के सारे काम निपटाए, जिसके बाद उसने रोटी लगाई और अपने पति और बच्चों को वो बासी सब्जी के साथ परोस दी। ऐसे दोनों की जिंदगी कट रही थी। अमीर देवरानी जहाँ पैसे खर्च करते वक्त ज्यादा नहीं सोचती, वहीं गरीब जेठानी को अपनी गरीबी के चलते बड़ा सोच समझकर खर्च करना पड़ता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि का त्योहार पास था। नवरात्रि से पहले देवरानी अपनी जेठानी से, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, चलो चलकर थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं। देवरानी अपनी जेठानी को साथ ले जाती है ताकि वो उसका सामान का थैला पकड़ सके। भैया, ये फिनाइल की बोतल पैक कर दो। क्या प्राइस है? जी 200 रुपए। अच्छा ठीक है, दे दो।
जेठानी जी आप भी खरीद लीजिए, नवरात्रों में जितना अच्छे से घर को सजा कर रखेंगी तो माँ दुर्गा खुश हो जाएंगी। वो क्या है ना, माँ दुर्गा को साफ घर बड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं देवरानी जी, मैं तो मिट्टी और गोबर से ही घर को लीप लूंगी, वैसे भी मेरा घर तो कच्चा है। छी गोबर। खैर चलो अब फूलमाला की दुकान पर चलते हैं। वो दोनों अगली दुकान पर चली जाती हैं। ये वाली माला कितनी सुंदर है, इसे पैक कर दो। जेठानी जी अब ये तो ले लो। लेकिन देवरानी जी ये तो आर्टिफिशियल माला है, मैं माँ दुर्गा को असली फूलों की माला चढ़ाती हूँ। उफ, रोज रोज इतनी मेहनत कौन करे, उससे अच्छी तो ये आर्टिफिशियल माला होती है। एक बार माँ की मूर्ति को पहना दो, फिर 9 दिन तक बदलने का झंझट ही नहीं। भैया आप मेरे लिए तो यही पैक कर दो। आपको कुछ नहीं चाहिए जेठानी जी? मुझे माँ की मूर्ति लेनी है, वो सामने है, वहीं चलते हैं। आप जानती हैं मैंने तो इस बार माँ दुर्गा की नई बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है, पूरे 50,000 की। कुछ देर बाद वो दोनों उस मूर्ति वाले के पास चली जाती हैं, लेकिन वो इतने महंगे दाम बताता है कि शर्मिला दाम सुनकर ही इनकार कर देती है। फिर घर आकर चालाक देवरानी अपनी अमीर जेठानी से अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करवा लेती है। लौटते वक्त उसे लाल रंग की मिट्टी दिखती है। ये मिट्टी माँ की प्रतिमा बनाने के काम आएगी। जेठानी वो लाल मिट्टी लेकर घर आ जाती है। अगले दिन देवरानी किसी काम से जेठानी के घर आती है। जेठानी जी ये खाना मैं फेंकने जा रही थी, सोचा तुम लोग के काम आ जाएगा। छी छी छी, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ओह गॉड, तुम इतनी बदबू में कैसे रह लेती हो? वो नवरात्रे आने वाले हैं ना, इसलिए मैंने गोबर और मिट्टी से घर की लिपाई की है। उफ, मुझसे तो 1 सेकंड भी नहीं रुका जाएगा, और जब मुझसे ही नहीं रुका जा रहा तो तुम्हें क्या लगता है देवी माँ इस मिट्टी गोबर वाले घर में आएंगी? अरे माँ दुर्गा तो हम अमीरों के घर में आती हैं, जहाँ पर फर्श पर फिनाइल का पोछा और घर में इत्र की महक होती है, तभी तो हम अमीरों के पास और पैसा आता है। ये तुमने ठीक कहा, लेकिन हम गरीबों के बस में जितना होगा हम वैसे ही माँ के नवरात्रि मनाते हैं, और बाकी तो सब श्रद्धा की बात होती है। हाँ ठीक भी है, वैसे भी इन सब में पैसा खर्चा होता है, जो तुम गरीबों के बस की बात नहीं। देवरानी 2 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है। अर्जुन ये देखो, माँ की इतनी बड़ी मूर्ति तो पूरे गांव में किसी के यहाँ नहीं होगी, ऊपर से इतनी महंगी भी। और ये रंगोली देख रहे हो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। अब हाथों से रंगोली बनाकर कौन अपने हाथ गंदे करे, इससे तो बस ये स्टिकर हटाओ और चिपका दो। अब मैं इनको आर्टिफिशियल माला चढ़ा देती हूँ। पता है ये माला भी पूरे 1000 रुपए की है। हाँ वो तो इसकी खूबसूरती देखकर ही कीमत का पता चल रहा है। अच्छा तुमने मेरा टिफिन तो पैक कर दिया ना, तुम्हारा तो व्रत होगा। व्रत? और मेरा? तुम जानते हो ना करवा चौथ का व्रत रखने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है, फिर मुझसे नहीं होते ये सब व्रत। हमसे तो पिज्जा बर्गर ये सब खाए बिना रहा ही नहीं जाता। ना बाबा ना, ये सब व्रत ना, उन गरीब जेठानी को ही सूट करते, मुझे नहीं। अर्जुन काम पर चला जाता है और अब पूर्वी आराम से बैठकर टीवी देखती है। उधर शर्मिला ने सारी रात जागकर माँ के लिए लाल चुनरी और फूलमाला तैयार की थी। फिर सुबह उठकर उसने सारे घर की साफ सफाई की और भीगे हुए चावल को पीसकर उसकी रंगोली बनाई। फिर नहाने के बाद लाल मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सूखने के बाद उनकी स्थापना करके पूजा करने लगी। जय माँ दुर्गे मैया, जय माँ दुर्गे। हे माँ, इस गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुम तो जानती ही हो तुम्हारी इस भक्त के पास तुम्हें भोग लगाने के लिए पैसे नहीं है। ये थोड़ी सी चीनी है, इसी को भोग स्वरूप स्वीकार करो। इसके बाद जेठानी भूखी प्यासी रहकर 9 दिन के व्रत रखती है, जबकि अमीर देवरानी तो कभी अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती तो कभी बर्गर। एक दिन, जेठानी जी आज मैंने अपने यहाँ कीर्तन रखा है, आप समय से आ जाना। गांव की सभी औरतें आएंगी, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी तो करना है। कीर्तन? ये तो बड़ी खुशी की बात है, माँ के कीर्तन में मैं जरूर आऊंगी। अच्छा लगा कि तुम कीर्तन करवा रही हो। अरे नहीं, मुझे तो ये सब शोर शराबा पसंद भी नहीं। वो तो बस मेरी सभी फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर अपने अपने घर पर कीर्तन करवाने की पोस्ट डाल रही है, इसलिए मैंने भी रखवा लिया। इसलिए पहले ही कह देती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं तो बस आराम से तैयार होकर अपना वीडियो बनवाऊं। ऐसे ही कीर्तन वाला समय भी आ जाता है। जेठानी सबकी खूब आवभगत करती है, साथ ही माँ के कीर्तन में खूब भजन भी करती है, जबकि जेठानी को तो वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ही कन्या पूजन का दिन आता है और दोनों बहुएं कन्या पूजन की तैयारी करती हैं। अमीर बहू अपने घर में 9 कन्या बिठाती है। ए गरीब लड़की, वहाँ इतने महंगे कालीन पर कहाँ बैठ रही हो? चलो जमीन पर बैठो, बेकार में मेरा महंगा कालीन गंदा करोगी। वो सभी उदास होकर जमीन पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद वो उन सबको प्लेट में चॉकलेट, बिस्किट का पैकेट और पेस्ट्री खाने को देती है। ये सब क्या है? हमें तो हलवा पूरी खाना था। तुम गरीबों को ये सब मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
नहीं तो पूरी उम्र ऐसी चीजें खाने के लिए तरसती रहती समझी। और वैसे भी बेकार में चूल्हे के पास खड़े होने का कोई शौक नहीं है मुझे। अब ये सब पकड़ो और निकलो यहाँ से। वो सभी उदास होकर वहां से चली जाती हैं। गरीब जेठानी के घर से बड़ी अच्छी हलवे की खुशबू आ रही थी। वो सब उसके घर चली गई, जहां गरीब जेठानी ने उन सभी कन्याओं के पैर धुलवाकर, उनके पैर छूकर उनका आदर सत्कार किया और फिर खाने को हलवा दिया। माफ करना, लेकिन मेरे पास पूड़ी और छोले बनाने के पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे थे, उनसे सूजी का हलवा बना दिया। वो सभी कन्याएं खुश होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गईं। कुछ दिन बाद देवर की दुकान में आग लग गई और उसका सारा कपड़ों का व्यापार डूब गया। तो वहीं गरीब जेठानी के पति की लॉटरी लग गई और वो रातों रात फर्श से अर्श पर आ गए और अमीर देवरानी का घमंड चकनाचूर हो गया। वो अब गरीब हो गई, लेकिन जेठानी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ ही रख लिया। अब देवरानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो भी पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा के नवरात्रि करती और सभी नवरात्रि के व्रत रखकर कन्या पूजन करती। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।